जय श्री राम साथियों। तो देखिए, इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर का सॉल्व बताऊंगा और ऐसे ही 10 मॉडल पेपर हैं, उनको सॉल्व किया गया है। मैं बारी बारी सभी का वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यह इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आ सकते हैं, मतलब क्योंकि मॉडल पेपर का सॉल्व किया गया है। तो अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, आप ये सब तो जानते हैं होंगे कि मार्क कितने का होगा, टाइम कितने होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न से। प्रश्न है, जावा के किन्हीं 5 फीचर को लिखिए। जावा का 5 फीचर को लिखना है। और तब उत्तर है, पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिक्योर और एक और है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देखिए, सर्वप्रथम जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसमें प्रोसीजर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यह सिर्फ ऑब्जेक्ट पर आधारित लैंग्वेज है। दूसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात यह हर किसी प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है। जब देखिए, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है क्योंकि यह हर प्लेटफॉर्म, हर विंडो पर रन हो सकती है। यह फीचर और किसी अन्य लैंग्वेज को इतना सूट नहीं करती जितना कि जावा को करती है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा में सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कंपाइल किया जाता है। देखिए, इसमें सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कंपाइल किया जाता है। यही कारण है कि यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। और प्रत्येक सिस्टम जिसमें जेवीएम होते हैं, वह बाइट कोड को इंटरप्रेट कर लेता है। सिक्योर, अगला सिक्योर। जावा का तीसरा बड़ा फीचर यह है कि यह एक सुरक्षित लैंग्वेज है। जावा सबसे अधिक सिक्योर है क्योंकि यह जावा प्रोग्राम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होता है। जावा पब्लिक की इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है तथा इंटरनेट में जावा के एप्लीकेशन सुरक्षित इंक्रिप्टेड रूप में एक्सेस होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नहीं, मतलब अगला फीचर है कंपाइल्ड तथा इंटरप्रेटेड। जावा में सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल्ड किया जाता तथा फिर उसे जेवीएम के द्वारा मशीन कोड में इंटरप्रेट किया जाता है। अगला फीचर है सिंपल, स्मॉल तथा फैमिलियर। तो जावा एक आसान लैंग्वेज है क्योंकि इसमें C++ की तरह ही सिंटेक्स होते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं। जावा में ऑपरेटर, ओवरलोडिंग तथा हेडर फाइल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे यह और भी आसान हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट की क्रिएट करने के पदों को लिखिए। तो एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस यानी कि उदाहरण होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का एक उदाहरण होता है। ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसी एंटिटी जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार, पेन, टेबल, चेयर, बाइक और मोबाइल आदि यह फिजिकल या जुलॉजिकल हो सकता है। देखिए, इसका स्टेट और बिहेवियर है। बिहेवियर, एक ऑब्जेक्ट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। स्टेट, यह ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी प्रस्तुत करता है। बिहेवियर, यह ऑब्जेक्ट के मेथड के द्वारा प्रस्तुत होता है। आइडेंटिटी, यह ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम देता है और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने योग्य बनाता है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक ऑब्जेक्ट को क्लास में क्रिएट किया जाता है। जैसा आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को क्लास, पहले बताया गया है कि ऑब्जेक्ट को क्लास में क्रिएट किया जाता है। जावा में न्यू कीवर्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित 3 स्टेप्स होते हैं। डिक्लेरेशन, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। इंस्टेंशियल इंस्टेंसेशन, न्यू कीवर्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इनिशियलाइजेशन, अंत में इसमें न्यू के बाद क्लास नेम और पैरेंथेसिस लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को
स्लाइज करने के लिए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। आप यही सिंटेक्स है, आप उस सिंटेक्स को स्मार्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जावा में बिटवाइज ऑपरेटर को समझाइए। तो जावा में बिटवाइज ऑपरेटर को समझाना है। तो उत्तर है, यह एक स्पेशल ऑपरेटर है जो बिट लेवल पर वैल्यू को ऑपरेट करता है। इन्हें फ्लोट पर नहीं लगाया जाता है। यह शिफ्ट लेफ्ट है और शिफ्ट राइट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल, यह बिट पर वर्क करता है तथा बिट बाय बिट परफॉर्म किया जाता है। माना कि ए के पास 60 है और बी के पास 13 है। तो आप इस सभी को देखकर समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो खंडों का उत्तर दीजिए। अपस्टेट क्लास और इंटरफेस में क्या अंतर है? तो अपस्टेट क्लास और इंटरफेस में अंतर देखिए। स्पीड फास्ट होता है। अपस्टेट क्लास जो होता है इसमें स्पीड फास्ट होता है, इंटरफेस में स्पीड स्लो होता है। अपस्टेट में फील्ड एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं, फील्ड एंड कॉन्स्टेंट्स नहीं होते। फर्स्ट एस्पेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है, बहुत सारे क्लास को इनहेरिट करते हैं। अपस्टेट कोड को प्रोवाइड करती है, इंटरफेस कोड को प्रोवाइड नहीं करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इसमें केवल पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर शामिल है क्योंकि इंटरफेस में सब कुछ सार्वजनिक है। अगला प्रश्न है, इनर क्लास को जावा प्रोग्राम की सहायता से समझाइए। तो इनर क्लास, इसके दो प्रकार होते हैं। इनर क्लास के दो प्रकार होते हैं, लोकल इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। लोकल इनर क्लास को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है। देखिए, इनर क्लास जो होते हैं दो होते हैं, लोकल इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। लोकल इनर क्लास में लोकल इनर क्लास को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाता है। सामान्यतः यह ब्लॉक मेथड बॉडी होती है। लोकल इनर क्लास आउटर क्लास के मेंबर नहीं होते, यह उसी ब्लॉक से संबंधित होते जिसमें वे डिफाइन हुए होते हैं। या प्रोग्राम को आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इस प्रोग्राम को। अब दूसरा, एनोनिमस इनर क्लास, वह इनर क्लास जिसे बिना किसी नाम के डिक्लेयर किया जाता है उसे एनोनिमस इनर क्लास कहते हैं। इस प्रकार के क्लासेस को एक ही समय डिक्लेयर और इंस्टेंशिएट किया जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग एक क्लास या इंटरफेस को मेथड को ओवरराइड करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल निम्नलिखित है। इस प्रोग्राम को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। और इस प्रश्न का भी उत्तर से डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसी से जुड़ जाइएगा, उसी पे मैं डालूंगा। प्रश्न देखिए, ओवरलोडिंग मेथड को जावा प्रोग्राम की सहायता समझाइए। जावा में यदि एक क्लास के पास एक ही नाम के बहुत सारे मेथड होते हैं परंतु उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जावा में यदि एक क्लास के पास एक ही नाम के बहुत सारे मेथड होते हैं परंतु इसके पैरामीटर अलग अलग होते हैं तो इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। दूसरा शब्द में कहें तो मेथड ओवरलोडिंग जावा का एक फीचर है जिसमें एक क्लास के पास सेम नाम के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं और उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। यह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह होते हैं। नीचे एग्जांपल में हमारे पास दो मेथड है। पहले मेथड में 2 आर्गुमेंट हैं और दूसरे मेथड में 3 आर्गुमेंट हैं। आप इस प्रोग्राम को देखकर समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेप्शन को परिभाषित करें। एक्सेप्शन हैंडलिंग का लाभ लिखिए। जावा में एक्सेप्शन एक इवेंट है जो कि प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो यानी कि सामान्य प्रवाह को रोक देता है। जबकि प्रोग्राम को एक्सेप्शन होता है तो प्रोग्राम का एक्सप्रेशन समाप्त हो जाता है पर हमें सिस्टम के द्वारा जनरेट हुआ एक एरर मैसेज मिलता है। अच्छी बात है कि हम इन एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडल के निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग यह सुनिश्चित करता है कि एक्सेप्शन होने पर प्रोग्राम का फ्लो बना रहे। इसके द्वारा हम एरर के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसके द्वारा एरर हैंडलिंग कोड को नॉर्मल कोड से अलग लिख सकते हैं।
मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग के बीच अंतर। ये अगला प्रश्न है, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग के मध्य अंतर। मल्टी थ्रेडिंग, जावा में मल्टी थ्रेडिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे सीपीयू का अधिकतम यूटिलाइजेशन होता है। एक थ्रेड प्रोसेसिंग सबसे छोटा और इन लाइट वेट सब प्रोसेस होता है। थ्रेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होते हैं क्योंकि इनके एक्सक्यूशन का पाथ अलग होता है। अगर कभी किसी थ्रेड में कोई एक्सेप्शन आ गया तो उससे दूसरे थ्रेड को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मल्टी थ्रेडिंग का उपयोग मल्टीटास्किंग को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर गेम से और एनिमेशन और किट करने में किया जाता है। मल्टीटास्किंग में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीटास्किंग का तात्पर्य एक समय एक ही मशीन रिसोर्स को साझा करके उस पर मल्टीपल काम करने की मल्टीटास्किंग कहते हैं। मतलब जैसा कि नाम से पता चल, मल्टीटास्किंग का तात्पर्य एक समय एक ही मशीन के रिसोर्स को साझा करके उस पर मल्टीपल काम करने की मल्टीटास्किंग कहते हैं। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कंप्यूटर में काम करते समय उस पर सांस भी सुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को संपादित करते हैं और साथ ही गूगल क्रोम को सभी एक साथ सर्फ करते हैं। यह मल्टीटास्किंग के माध्यम से पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जावा इवेंट को परिभाषित करें और इवेंट डिलीजेशन मॉडल को समझाइए। जावा इवेंट, जावा में एक ऑब्जेक्ट के स्टेट में परिवर्तन होना इवेंट कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम GUI एप्लीकेशन में किसी बटन को क्लिक करते हैं तो यह माउस को ड्रैग करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट डालते हैं या लिस्ट में कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो या पेज को स्क्रॉल करते हैं तो इवेंट्स जनरेट होता है। जावा डॉट AWC डॉट इवेंट पैकेज जो है वह इवेंट हैंडलिंग के लिए इवेंट क्लासेस तथा लिस्टेनर इंटरफेसेस को उपलब्ध कराता है। टाइप ऑफ इवेंट, इवेंट के प्रकार, फोरग्राउंड इवेंट, बैकग्राउंड इवेंट्स। डिलीजेशन इवेंट मॉडल, डिलीजेशन इवेंट मॉडल, अब देखिए डिलीजेशन इवेंट मॉडल को मुख्यतः दो भागों में सोर्स व लिस्टेनर्स में विभाजित किया गया है। किसी इवेंट को जेनरेट करने वाले विभिन्न प्रकार के सोर्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले क्लासेस को जावा डॉट AWT डॉट पैकेज में डिफाइन किया गया है, जबकि जावा के जावा डॉट AWT डॉट इवेंट पैकेज में डिफाइन किए गए एक या एक से अधिक इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके लिस्टेनर्स ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। अगला प्रश्न, लेआउट मैनेजर क्या है? लेआउट मैनेजर को किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन करें। लेआउट मैनेजर एक विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं जो ये तय करते हैं कि एप्लीकेशन या अपलेट को विंडो में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज होंगे। जब हम किसी अपलेट या एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं तब जावा ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर क्रिएट करता है और हमारे अपलेट या एप्लीकेशन को वह डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर ऑब्जेक्ट असाइन कर देता है। सामान्यतः ये डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर फ्लो लेआउट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेआउट मैनेजर के दो प्रकार। फ्लो लेआउट मैनेजर, जावा में कई तरह के लेआउट मैनेजर हैं जिनका प्रयोग करके अपलेट पर प्लेस होने वाले विभिन्न कंट्रोल्स को लोकेशन व साइज में रिक्वायर्ड परिवर्तन किया जा सकता है। फ्लो लेआउट क्लास अपलेट का डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है जिसका प्रयोग ऑटोमेटिकली अभी तक के सभी अपलेट प्रोग्राम्स के अपलेट्स में हुआ था। फ्लो लेआउट में विभिन्न कंपोनेंट उसी तरह से अपलेट पर प्लेस होने चले जाते हैं जिस तरह से किसी पेज पर विभिन्न शब्द प्रिंट होते चले जाते हैं। जैसे ही पेज को की लाइन पूरी तरह बाकी के शब्द अगली लाइन में प्रिंट होने लगता है। बॉर्डर लेआउट मैनेजर, ये लेआउट टॉप लेवल विंडोज़ के लिए एक कॉमन लेआउट इम्प्लीमेंट करता है। इस लेआउट में विंडो के चारों तरफ 4 फिक्स्ड विड्थ कंपोनेंट्स होते हैं जबकि इसके सेंटर में एक बड़ा एरिया होता है। विंडो के चारों साइड्स को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट नाम से तथा मध्य भाग को सेंटर नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। बॉर्डर लेआउट मैनेजमेंट डिफाइन किए जाने वाले कंस्ट्रक्टर निम्नानुसार हैं। बॉर्डर लेआउट इंट हॉरी, मतलब इसे स्मरण कर लीजिएगा। अगर अगला हम देखते हैं, इससे कन्फर्म है कुछ
मतलब ज़्यादा प्रश्न को आने को एग्जाम में, और जो भी मैं सोल्व वो प्रश्न को दिखाने वाला हूँ इसके पश्चात भी प्रश्न है, अपलेट की लाइफ साइकिल को भी इसके मेथड के साथ समझाइए। अपलेट का एक जावा प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउज़र में रन होता है। जब भी कोई अपलेट क्रिएट होता है तो वह 5 स्टेट में होकर गुजरता है। अपलेट के लाइफ साइकिल में 5 स्टेट तथा 5 मेथड होते हैं। देखिए यहाँ बोर्न होता है, रनिंग होता है, इडल, उसके बाद डेथ हो जाता है। यहाँ डिस्ट्रॉय, स्टार्ट, स्टॉप, पेंट, स्टार्ट, इनिट। इनिट का मतलब इनिशियल स्टेट है, ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इनिशियल स्टेट, जब कोई नया अपलेट क्रिएट होता है तो वह इनिट मेथड के द्वारा एक्टिवेट होता है। अपनी लाइफ में अपलेट केवल एक बार इनिशियलाइज होता है। सिंटेक्स को आप देख लीजिए। और रनिंग स्टेट, जब स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाता है तो रनिंग स्टेट शुरू होता है, यह अपलेट को दूसरी स्टेट होती है। इसके भी सिंटेक्स को देख लीजिए। आइडल स्टेट, जब स्टॉप मेथड को कॉल किया जाता है तो आइडल स्टेट शुरू होता है, यह अपलेट तीसरी स्टेट। इस मेथड को बहुत बार कॉल किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स है। अगला है डेट स्टेट, यह स्टेट तब शुरू होता है जब डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाता है। इस स्टेट में मेमोरी से अपलेट किया हमेशा के लिए रिमूव कर दिया जाता है। यह अपलेट को चौथी स्टेट है। यह स्टेट केवल एक बार एग्जीक्यूट होती है। इसका सिंटेक्स है पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय। इस सिंटेक्स पूरे सिंटेक्स को स्मरण कर लीजिए। डिस्प्ले स्टेट, जब हम पेंट मेथड को कॉल करते हैं तब स्टेट प्राप्त होता है। इस मेथड को कई बार कॉल किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स यह है। आप जेवीएम देखिए। जावा वर्चुअल मशीन पर एक छोटा नोट लिखना है। जेवीएम का पूरा नाम जावा वर्चुअल मशीन है। जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट उपलब्ध कराती है। देखिए जावा जेवीएम जो है वह एक वर्चुअल मशीन है जो कि रन टाइम इन्वायरमेंट उपलब्ध कराती है। जेवीएम बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। अंत में नेटिव मशीन कोड को जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करा देता है। जेवीएम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तब आउटपुट को जनरेट करता है। जेवीएम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसे स्मरण कर लीजिए इस संपूर्ण फिगर को। स्विंग क्या है, वर्णन करना है स्विंग का। जावा स्विंग जो है वह जावा फाउंडेशन क्लासेज यानी कि जेएफसी का एक हिस्सा है जिसका प्रयोग विंडोज़ पर आधारित एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। इसे AWT यानी कि अबस्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट API के ऊपर बनाया गया है तथा इसे पूरी तरह से जावा में लिखा गया है। स्विंग API के प्रयोग डेवलपर के द्वारा जावा पर आधारित फ्रंट एंड GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है तथा स्विंग API का प्रयोग AWT API के सब्स्टिट्यूट के तौर पर किया जाता है। जावा में जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज स्विंग API के लिए क्लासेस को उपलब्ध कराता है जैसे जे बटन, जे कॉम्बो बॉक्स, जे लिस्ट, जे टैब्ड पेन, जे टूल बार, जे टेक्स्ट एरिया, जे रेडियो बटन तथा जे पासवर्ड फील्ड आदि। अब अंत वाला प्रश्न है, अबस्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को परिभाषित करें। अबस्ट्रैक्शन इंटरनल डिटेल को छिपाना और फंक्शनैलिटी को दिखाना अबस्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए फ़ोन कॉल हम इंटरनल प्रोसेसिंग नहीं जानते। जावा में हम अबस्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस का उपयोग अबस्ट्रैक्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य मतलब इसका उदाहरण यदि देखें तो जब हम किसी मोटरसाइकिल को किक मारते हैं तो किक मारने से वह चालू हो जाता है तो उसके अंदर उससे चालू होने के लिए अंदर क्या प्रोसेस होगा वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं होती, तो वही और उसे हम देखते भी नहीं, तो वही इंटरनल डिटेल को छिपाना और फंक्शनैलिटी को दिखाना अबस्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। इनकैप्सुलेशन है एक इकाई कोड और डेटा को एक साथ बाइंड या अर्थात लपेटना इनके लिए इनकैप्सुलेशन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक कैप्सूल, इसे विभिन्न दवाओं के साथ लपेटा जाता है। एक जावा क्लास इनकैप्सुलेशन का उदाहरण है। जावा बीन पूरी तरह से इनकैप्सुलेटेड क्लास है क्योंकि यहाँ सभी डेटा मेंबर प्राइवेट हैं। देखिए कैप्सूल से आप समझ सकते हैं यहाँ मेथड है, वेरिएबल है और यह पूरा जो है यह क्लास है जिसे हम इनकैप्सुलेशन
इस पूरे प्रक्रिया को इनकैप्सुलेशन कहेंगे। तो यह मॉडल पेपर का सोर्स था, और जल्द ही मैं कल से या आज से ही अगला मॉडल पेपर सोल्व को बताकर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें।